चलिए बच्चों, आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो कंसेप्ट हैं। एक तो होता है एनर्जी कंसेप्ट और दूसरा होता है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो दोनों कंसेप्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी कंसेप्ट। देखिए, जो एनर्जी कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब दो एटम्स हैं, ये एटम ए और एटम बी, ये दो एटम्स हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये पास आते हैं तो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होते हैं। जब न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ये दोनों एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सभी को पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे दोनों हाइड्रोजन एटम, तो इनके बीच में न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होते हैं वो कौन से होते हैं। मान के चलिए ये पहले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे तो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से जनरेट होंगे, वो इस प्रकार होंगे कि पहले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, पहले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और पहले वाले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये और ये क्या हो गए आपके न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की, कि जब दो हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे तो न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कौन से जनरेट होंगे। तो पहले वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होंगे। उसी तरीके से पहले वाले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कौन कौन से हो गए। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। दीज आर कॉल्ड न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है? एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन न्यू
सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इन केस ऑफ H2। तो इससे क्या होगा कि नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और ये दोनों हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बनाने के बाद H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। सभी को पता है कि हीलियम इज नोबल गैस और नोबल गैस कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते। तो इसका मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी चीज़ को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे प्रूव करेंगे कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हम अगेन मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो हीलियम एटम्स हैं। ये पहले वाले हीलियम एटम का न्यूक्लियस है HEA और ये दूसरे वाले हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। याद रहे कि हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उस पर +2 चार्ज होता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 पॉजिटिव साइन लगाए हुए हैं। अब आपको ये भी पता है कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पहले वाले हीलियम के और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे वाले हीलियम के। तो ये हो गए EA और EA' और ये हो गए EB और EB'। ठीक है, अब न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ डेवलप होंगे वो कौन कौन से होंगे न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो देख लेते हैं। पहले वाले हीलियम का न्यूक्लियस और दूसरे वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस तरीके से ये न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए। उसके बाद दूसरे वाले हीलियम का न्यूक्लियस और पहले वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए। अब हम देखते हैं न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। मैं साइड में ही बना देता हूँ, थोड़ा छोटा बनेगा। न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन देख लेते हैं। अगेन में ये हीलियम एटम के न्यूक्लियस हो गए और ये उनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या जनरेट होंगे। दोनों हीलियम के न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, और पहले वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इस तरीके से फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होगा। ठीक है, ये उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन जनरेट होगा। तो ये हो गए आपके न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि हीलियम के अंदर इन हीलियम न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आप खुद ही सोचिए कि जब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होंगे और अट्रैक्शन कम होंगे तो क्या कोई मॉलिक्यूल बन पाएगा? नहीं, He2 कभी भी नहीं बन पाएगा क्योंकि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो ये हो गया एनर्जी कंसेप्ट। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक और कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं हम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार
कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि ये दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अपोजिट स्पिन में है। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम H2 मॉलिक्यूल बना के देखते हैं। H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, 1s1 1s1। अब आपको पता है s ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी, इनकी ओवरलैपिंग ये हो गई और ओवरलैपिंग के बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर्ड हो गए और पेयर्ड होने के बाद इनके बीच में ये हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं HF की बात करता हूँ, HF मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, HF मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन हो गया 1s1 और फ्लोरीन हो गया 1s2 2s2 और फिर 2p5 आता है। 2p5 को हम लिख सकते हैं 2px2 2py2 2pz1। तो जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा हाफ फील्ड वालों की होती है, तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, यानी हाइड्रोजन का 1s1 और फ्लोरीन का 2pz। ठीक है? तो ये तो हाइड्रोजन हो गया, डेट इज़ 1s1, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के लिए ये 2pz हो गया फ्लोरीन का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया अपोजिट स्पिन में। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन के लिए है, ये फ्लोरीन के लिए। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी वो भी देख लेते हैं। ये ओवरलैपिंग यूँ हो गई और ओवरलैपिंग होने के बाद ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाएंगे, ये H और ये F है और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? अब देखिए He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को हम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से समझ सकते हैं। He2 के अंदर दो हीलियम है और दोनों हीलियम 1s2 1s2। ठीक है? तो इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। क्या इनकी ओवरलैपिंग हो पाएगी? नो ओवरलैपिंग। क्यों नहीं हो पाएगी? नो ओवरलैपिंग क्यों है? इस वजह से क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, ये पेयर्ड हैं और ओवरलैपिंग हमेशा अनपेयर्ड वालों की ही होती है।